वाही 3:1 अध्याय 301 तीसरा पृष्ठ अनंत पाप। रक्तपात की माता ने अचानक खिड़की से बाहर उत्तर की ओर देखा और उसकी आंखों में पुरानी यादें चमक उठीं। उसने सिर घुमाया और कहा, अभी 3 दिन और हैं। मैं इन 3 दिनों में थोड़ी तैयारी कर लूंगा। हम 3 दिन बाद सुबह समय पर निकलेंगे। पिछले कुछ दिनों में सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति निश्चित रूप से कौआ ही था। उसकी भावनाएं नाटकीय रूप से बदल रही थीं। पहले तो क्रो की भावनाएं मुख्य रूप से फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की चोरी के कारण क्रोध और लॉर्ड सेवन पेज वॉर के मिशन में गड़बड़ी के कारण भय का मिश्रण थीं। हालांकि फीनिक्स पर्चिंग पैरासोल ट्री की चोरी के कारण गुस्सा हावी था। धीरे धीरे क्रो का मन अब फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की चोरी के कारण होने वाले गुस्से पर ध्यान देने का नहीं रहा, जिससे उसे मिथक एम तय में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से डर से ग्रसित हो चुका था। उस समय कौवा कमरे में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि अनिर्धारित भय ने उसे जमीन पर दबा दिया था, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया था। इस दबाव में एक अत्यंत मजबूत वीरान इरादा निहित था। जब दया और उपहास की आवाज गूंजी, तो घुटनों के बल बैठे कौवे के सामने की मेज पर पूरी तरह खिले हुए सुनहरे कांटेदार सेब का एक बर्तन रखा गया। चैंटर क्रो 8 पेजों में से एक और युद्ध के टॉवर के भगवान के रूप में। मैंने कभी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं देखा जो इतनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकता। कितना बेकार है। जब आवाज ने कहा कितना बेकार, तो वह वीरान इरादा तुरंत चरम पर पहुंच गया। कौवे को दरअसल एक तरह का एहसास था कि वह कभी भी अपनी जिंदगी को चूर चूर कर सकता है। इस आभा के अलावा लॉर्ड सेवन पेज वॉर के शब्द कितना बेकार ने क्रो को भयभीत कर दिया। अगर क्रो सुजरेन मिथ आइन द वे के शिखर तक नहीं पहुंचा होता, तो वह बुरी तरह डर जाता। एक चैंटर के रूप में क्रो को केवल टॉवर ऑन ऑफ वॉर के लॉर्ड सेवन पेज वॉर के तहत लीड चैंटर तक ही पहुंच मिल सकती थी। यह मिशन पहली बार था जब लॉर्ड सेवन पेज वॉर द्वारा सीधे सौंपा गया था। यद्यपि क्रो 7वें पृष्ठ के युद्ध को समझने के लिए योग्य नहीं था, फिर भी वह चीजों को संभालने के अपने सिद्धांत को जानता था। लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर के लिए जो उपयोगी थे वे जीवित रहेंगे, जो बेकार थे वे मर जाएंगे। कितना बेकार शब्दों से कौवा समझ गया कि वह खुद को मारना चाहता है। उसे पता था कि अगर वह जीने के लिए संघर्ष नहीं कर सका, तो केवल मौत ही उसका इंतजार करेगी। भले ही सेवेंथ पेज वॉर रेडियंस फेडरेशन में नहीं था, लेकिन टॉवर ऑन ऑफ वॉर, जो रेडियंस फेडरेशन से बहुत दूर था, उसे मारना उसके लिए वास्तव में आसान होगा। उसका एक शब्द और पूरा टॉवर ऑन ऑफ वॉर ऑन टॉवर कैनन उस पर हमला कर देंगे। लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर, मैंने कुछ भी उजागर नहीं किया। मैंने समुद्र से संबंधित मामले का पहले ही ध्यान रख लिया है। तुमने इसका ध्यान रखा है? यहां तक कि टॉवर कैनन के 8 पन्नों ने भी आपस में तय नहीं किया है कि समुद्र में जाना है या नहीं। फिर भी तुमने वास्तव में कहा कि तुमने इसका ध्यान रखा है। टॉवर कैनन के मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए तुम्हारे जैसे एक साधारण गायक को कब मौका मिला? कौवा तुरंत समझ गया कि उसने जल्दबाजी में गलत बात कह दी है, इसलिए उसने कांपते हुए जल्दी से समझाया। लॉर्ड सेवेंथ पेज वॉर, मैंने समुद्र से संबंधित मामले के लिए तैयारी कर ली है। तुम्हारी मूर्खतापूर्ण योजना में बदलाव के कारण मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और समुद्र में रखे पवित्र स्रोत आइटम को 5 स्रोत प्रकार की वस्तुओं से बदल दो। फिर उस पवित्र स्रोत आइटम को युद्ध के टॉवर में वापस लाओ। इससे पहले कि कौआ कुछ जवाब दे पाता, उसके कान के पास एक ठंडी खर्राटें सुनाई दी। चूंकि भूमि पर मामला उजागर हो चुका है, इसलिए रेडियंस फेडरेशन के भीतर भूमि पर योजना को लागू करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए यदि आप समुद्र के संबंध में कोई और गलती करते हैं, अरे का जानते हैं, तो मैं आपको थर्ड पेज इटर्नल सिन में भेज दूंगा। थर्ड पेज इटर्नल सिन सुनकर कौआ इतना डर गया कि वह केवल झुककर दया की भीख मांगना ही जानता था। एक दिन और एक रात ऐसा करने के बाद, जब वह झुक रहा था, तो वह सुनहरा कांटेदार सेब पूरी तरह खिलकर सूख गया। कौवा ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। 3 दिन तक जमीन पर घुटने टेकने और झुकने के बाद ही उसे ऊपर देखने की हिम्मत हुई। लेकिन जब कौवे ने ऊपर देखा और पाया कि सुनहरा कांटेदार सेब मुरझा गया है, तो वह तुरंत क्रोधित हो गया। साथ ही उसकी आंखों में एक पागलपन भरा निर्णय भी चमक उठा। जैसे ही उसने उस मुरझाते हुए कांटेदार सेब को देखा, उसे पता था कि जब वह मिथक 3 तक पहुंचेगा और यह साबित कर देगा कि यह उपयोगी है, तभी उसके बचने की संभावना होगी।
कौआ आधी खुली खिड़की से अंतहीन जंगल की गहराई की ओर अपनी क्रूर, निर्दयी और पागल निगाहों से देख रहा था। जब लिन युआन गेस्ट हाउस में अपने कमरे में वापस आया, तो वह जल्दी से स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में प्रवेश कर गया। वह उन 100 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों की देखभाल करने के लिए तैयार था, जिन्हें पहले ही ऑस्ट्रिच लॉजिस्टिक्स द्वारा भेजा जा चुका था और 10 फ्लावर ब्रोकेड मोतियों के अंधे व्यापार के माध्यम से आदान प्रदान किया गया था। लिन युआन स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को उन मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों को खिला रहा था, जो उसके लिए पूरे दिन कोई परेशानी नहीं थी। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री आग को स्टोर कर सकता था। इसका मतलब यह था कि यह अपनी जड़ों के माध्यम से मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों को अवशोषित कर सकता था और उन्हें अपनी शाखाओं पर सुनहरे पत्तों में संग्रहित कर सकता था। प्रत्येक सुनहरा पत्ता एक तरह की अजीब और गरीब लौ जमा कर सकता था। ये सैकड़ों मध्यम श्रेणी की अजीब और गरीब लपटें विभिन्न प्रकार की थीं। उनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं और यहां तक कि उनकी लौ का रंग भी अजीब था। इन अलग-अलग ज्वाला रंगों ने लिन युआन को चक्कर में डाल दिया। फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की सुनहरी पत्तियां उस संग्रहित मध्य श्रेणी की ओर अजीब लौ के रंग में बदल जाएंगी। जब इसकी जड़ों ने इन 100 मध्यम श्रेणी की विचित्र लपटों को अवशोषित कर लिया, तो लिन युआन ने पाया कि पेड़ का सिरा विभिन्न रंगों की लपटों के पत्तों के एक समूह से बनी एक सुंदर ध्रुवीय ज्योति की तरह था। फिनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष की पत्तियों के बीच से लगभग 100 ज्वाला रंग प्रवाहित हुए तथा उस पक्षी के घोंसले की ओर एकत्रित हुए जिसमें चिमी आराम कर रहा था। जब से चिमी फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल वृक्ष पर आराम कर रही थी, तब से वह लगभग हमेशा ही निद्रा की अवस्था में रहती थी। लिन युआन को पता था कि चिमी फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकता था। 7 रंगों वाली ऑरोरा जैसी ज्वाला का रंग चिड़िया के घोंसले से होकर चिमी के शरीर तक पहुंच गया और उस पर प्रसारित होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो चिमी 7 रंगों वाली ऑरोरा पर आराम कर रहा हो। लिन युआन ने यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं की कि इन 100 मध्य श्रेणी की अजीब लपटों की ऊर्जा चिमी को फंतासी आय से फंतासी 2 तक बढ़ावा दे सकती है। फिर भी उन्होंने गाओ फेंग के साथ चौथे पूरी तरह से जेड बनावट वाले हरे एल्म का आदान प्रदान 30 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटों के लिए किया था। चिमी की स्थिति को भांपकर लिन युआन ने सोचा कि यह पर्याप्त होना चाहिए। यदि आप उन्हें सूप में बनाते हैं तो अच्छा होना चाहिए। गाओ फेंग के विंड मिस्ट सिटी में लौटने के कुछ ही समय बाद उसने शुतुरमुर्ग रसद के माध्यम से लिन युआन को शिशु एलिमेंटल शेलफिश और 30 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें भेजीं। जब गाओ परिवार में वापस आया, तो लिन युआन ने उसे हरे एल्म के 4 पूरी तरह से जेड बनावट वाले टुकड़े वापस लाने की अनुमति दी थी। लिन युआन महसूस कर सकता था कि गाओ फेंग उससे दोस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने भी उससे दोस्ती करने का मन बना लिया था। जब लिन युआन अपने गिल्ड क्लब की मुख्य टीम बनाने के बारे में सोच रहा था, तो उसने गाओ फेंग के बारे में सोचा था। उसके अनुबंधित गोल्ड फैंटेसी ब्रीड ब्रीज हिबिस्कस, 2 स्पिरिट स्प्रिंग लिली और येलो स्प्रिंग लिली सॉफ्ट सपोर्ट की सभी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पर्याप्त थे। गाओ फेंग जैसे शुद्ध सहायक आत्मा क्यूई पेशेवर के लिए इस तथ्य के साथ कि आत्मा स्प्रिंग लिली और ब्रीज हिबिस्कस की मुख्य भूमिका फेय की आध्यात्मिक शक्ति को बहाल करना था। यह कहा जा सकता है कि गाओ फेंग की समर्थन क्षमता का उसके अनुबंधित रेड थॉर्न या लियू जी के अनुबंधित कीट रानी पर बहुत मजबूत प्रभाव पड़ा। लिन युआन की राय में अ, गाओ फेंग एक बहुत बड़ी बैटरी क्षमता वाला पावर बैंक था। हालांकि उसके पास हमला करने की क्षमता कम थी, लेकिन पावर बैंक की बैटरी लाइफ एक टीम में हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल की तुलना में कुछ हद तक ज्यादा उपयोगी थी। लिन युआन को गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के लिए कोई दूसरा हीलिंग टाइप स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल नहीं मिलेगा, जिसे उसने स्थापित किया था, क्योंकि वह एक की भूमिका निभा सकता था। हालांकि उसने पहले कभी गाओ फेंग की ताकत नहीं देखी थी। इसके अलावा भले ही उसके मन में अपना खुद का गिल्ड क्लब स्थापित करने का विचार था, लेकिन उसने अभी तक ऐसा नहीं किया था। उसके मन में गाओ फेंग के बारे में कुछ विचार थे। लिन युआन ने फाइनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री को 30 मध्यम श्रेणी की अजीब लपटें खिलाईं। फिर उसने वही तरीका अपनाया जो उसने एक्वामरीन एलिमेंटल शेलफिश एयर सेलेस्टाइन एलिमेंटल शेलफिश को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। उसने इस नए शिशु एलिमेंटल शेलफिश के उत्परिवर्तन को एक बहुत ही साधारण कांस्य अग्नि तत्व आध्यात्मिक सामग्री के माध्यम से एक
झुलसाने वाले एलिमेंटल शेलफिश में बदल दिया। इस झुलसाने वाले मौलिक शंख ने अग्नि तत्वों से समृद्ध मौलिक मोती उत्पन्न किए, जो कि अपरिपक्व जीवन रूप बलि अग्नि को पर्याप्त अग्नि तत्व ऊर्जा प्रदान कर सकते थे, जो कि ट्विन रेड पेगोडा के मुख्य फूल द्वारा उत्पन्न की जा रही थी। अब आखिरकार स्कोचिंग एलिमेंटल शेलफिश का इस्तेमाल किया जा सकता था। इस तरह लिन युआन को बस चुपचाप इंतजार करने की जरूरत थी, ताकि वह नए लाइफ फॉर्म बलिदान की आग का इंतजार कर सके। जब तक चिमी अपनी नींद से जागती है, इसे फैंटेसी आई से फैंटेसी 2 में पदोन्नत किया जा सकता है। लिन युआन ने इस नए लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर को सिर्फ परिपक्व लाइफ फॉर्म सैक्रिफिशियल फायर की तरह ही रखने का इरादा नहीं किया था। जीवन रूपी बलि अग्नि में शक्तिशाली जीवन शक्ति थी। लिन युआन शायद जीवन रूपी बलि अग्नि जैसी लॉ का उपयोग फलों के पेड़ को भूनने के लिए करना चाहता था। वह फलों के पेड़ से जीवन शक्ति के साथ प्राकृतिक फलों की मिठास को मुक्त करने में सक्षम होगा। उन्होंने महसूस किया कि वह हवेली में पूरी तरह से एक चिमनी बना सकते हैं और उसमें जीवन रूपी बलि की अग्नि डालकर पूरी तरह से जेड बनावट वाले फल के पेड़ को भून सकते हैं। फलों की सुगंध, जो जीवन शक्ति से भरपूर थी, निश्चित रूप से हवेली की सर्दियों में एक अलग स्पर्श जोड़ देगी। यदि अन्य विशेषज्ञों को लिन युआन के विचार के बारे में पता चला, तो वे संभवतः लिन युआन को पीटने के लिए पहला कदम उठाएंगे, जिससे चंद्र महारानी द्वारा उनका पीछा किए जाने का खतरा हो सकता है। अग्नि को जलाने के लिए जीवन रूपी बलि अग्नि का उपयोग करना, जो कि विश्व की अग्नि तत्व आध्यात्मिक सामग्रियों में 7वें स्थान पर है। इतना फिजूल खर्च मत बनो, अति न करें। लिन युआन लापरवाही से अपने संसाधनों को छांट रहा था और भंडार जमा कर रहा था। दूसरी ओर स्टारवेब पर स्पैरो वॉइस लोली गॉडेस का लाइव स्ट्रीमिंग रूम फट गया था। स्पैरो वॉइस लोली गॉडेस 1 महीने से ज्यादा समय तक बिना किसी लाइव स्ट्रीमिंग के गायब रही। इस बार इसका गायब होना पिछली बार से ज्यादा लंबा था, जो इसके प्रशंसकों के लिए एक त्रासदी थी। बेशक सबसे ज्यादा परेशान करने वाला रेडियंस 100 सीक्वेंस नौसी लॉर्ड रेंजर होगा। इस महीने में बाई हाओ को न तो खाने की इच्छा हुई और न ही वह ठीक से सो पाया। नतीजतन उसका वजन 5 किलो से ज्यादा कम हो गया। यदि यह तथ्य न होता कि इस टूर्नामेंट पहले ही शुरू हो चुका था और बाई हाओ को स्वयं को एक साथ खींचकर इस टूर्नामेंट में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होती, तो संभवतः वह अपना वजन 67 किलोग्राम से घटाकर 50 किलोग्राम से नीचे ला सकता था। लिन युआन रात को जल्दी सो गया। वह कल के लिए बहुत उम्मीदें लगाए बैठा था। लिन युआन को उस अवसर के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी, जो उसके रेड थॉर्न को महाकाव्य से किंवदंती में विकसित करने में मदद कर सकता था, जिसका उल्लेख रक्तबीज की माता ने किया था। हालांकि यदि रेड थॉर्न वास्तव में विकसित हो सकता है, तो यह विल पावर रून के साथ विलय कर सकता है और एक काल्पनिक नस्ल बन सकता है। अगली सुबह लिन युआन और ब्लडबैथ की मां ने नाश्ते को खाया, जो गेस्ट हाउस के दादा और दादी ने बड़े उत्साह के साथ तैयार किया था। फिर वे रेड थॉर्न को एक काल्पनिक नस्ल में विकसित करने का अवसर खोजने के लिए अंतहीन जंगल की गहराई में अपनी यात्रा पर निकल पड़े। इस बार लिन युआन ने स्टार वेब से डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो बुक किया। रक्तबीज की माता के अनुसार अंतहीन वन की गहराई का स्थान कुछ दूर था। अब नए साल से 1 महीने से भी कम समय रह गया था। चूंकि लिन युआन ने स्वामी चंद्र महारानी के साथ 1 वर्ष बिताने के लिए रेडियंट मून पैलेस जाने का फैसला किया था, इसलिए उसे जल्दी से सड़क पर निकलना पड़ा। डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो पर बैठना अधिक असुविधाजनक था, लेकिन यह 10 गुना अधिक तेज था। रक्तबीज की माता ने मानव रूप धारण किया और दिव्य यात्रा करने वाले काले निगल को रास्ता दिखाने के लिए उसकी पीठ पर खड़ी हो गई। अचानक रक्तबीज की मां ने मुड़कर लिन युआन की ओर देखा और फिर कहा, क्या आपको लगता है कि इस दिव्य यात्रा काले निगल की तरह एक एवियन फे जिसमें मांस की तुलना में अधिक हड्डी होती है, वह काली मिर्च और नमक के साथ सूखे बर्तन के रूप में अधिक स्वादिष्ट है, या एक स्मोक्ड ठंडा पकवान है? इससे पहले कि लिन युआन कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने महसूस किया कि उसके नीचे दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो अचानक कांपने लगा। उसने जल्दी से दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो को शांत किया और रक्तबीज की मां को उत्तर दिया, आसमान में ऐसे मजाक मत करो। फिर लिन युआन ने एक पल के लिए सोचा और फुसफुसाया, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी अच्छा है। अगर आप इन्हें सूप में बनाते हैं, तो ये अच्छे होने चाहिए। जब दिव्य यात्रा
ब्लैक स्वेलो अभी अभी कांप रहा था, तो रक्तबीज की माता ने अपनी सुजैन मिथ आइन पू आभा जारी कर दी थी और डायमंड दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो को निर्दिष्ट दिशा में यात्रा करा दी थी। दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो ने से रक्तबीज की मां पर दोष देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लिन युआन को यह कहते हुए सुनने के बाद कि यह सूप बनाने के लिए उपयुक्त था, इसने चुपचाप लिन युआन के नितंब के नीचे पंखों को आधा खड़ा कर दिया, जिससे उसे बहुत असुविधा हुई। कुछ देर तक उड़ने के बाद रक्तबीज की माता 1 सेंटीमीटर आकार के लाल क्रिस्टल मकड़ी में बदल गई और लिन युआन द्वारा पहने गए पत्ती के आकार के डायमंड से स्टोरेज बॉक्स पर लेट गई। जब वह स्वादिष्ट भोजन खाने नहीं जा रहा था, तो रक्तबीज की मां ने स्पष्ट रूप से अपने मूल रूप को प्राथमिकता दी। लिन युआन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, आध्यात्मिक स्थानिक क्षेत्र में रेड थॉर्न की स्थिति और 2 इच्छा शक्ति रून्स के गुणों को महसूस किया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णय लिया। युआन ने रेड थॉर्न को इच्छा शक्ति ऋण का उपयोग करने देने का फैसला किया, जिसमें विनाश में जीवन शक्ति थी, ताकि वह एक काल्पनिक नस्ल बन सके। उसने महसूस किया कि रेड थॉर्न के बाद लड़ने के लिए फूलों के समुद्र को पैदा करने पर अधिक से अधिक निर्भर हो गया था। यह इच्छा शक्ति ऋण, जिसे उसने चरम नरसंहार से समझा था, उससे अधिकाधिक असंगत होता जा रहा था, क्योंकि इस इच्छा शक्ति ऋण में विनाश की भावना में अचानक विस्फोट की भावना निहित थी। लिन युआन की राय में अचानक विस्फोट की भावना उन शक्तिशाली आक्रामकों के लिए अधिक उपयुक्त थी, जो मुख्य रूप से एकल लक्ष्य हमलों पर ध्यान केंद्रित करते थे। यह इच्छा शक्ति ऋण, जिसमें विनाश में जीवन शक्ति निहित थी, वास्तव में रेड थॉर्न के लिए भी उपयुक्त था, इसलिए उसने दोनों में से इसे चुना। जब वे रक्त बीज की माता के निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे, तो डायमंड डिवाइन ट्रैवल ब्लैक स्वेलो अंतहीन जंगल की गहराई में खाली स्थान पर रुक गया। लिन युहान के दिव्य यात्रा करने वाले काले निगल की पीठ से कूदने के बाद उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि उसे रक्तपात की मां द्वारा नमक और काली मिर्च के साथ सूप बनाने का डर था। वह एक झटके में उड़ गया। जब रक्तबीज की मां अंतहीन जंगल की गहराई में पहुंची, तो वह मानव रूप में बदल गई और लिन युआन से बोली, यह स्थान सृजन मास्टर्स के लिए जंगली कटाई करने के लिए बहुत उपयुक्त है। जब तक तुम ऐसा करोगे, हम अपनी यात्रा पर जल्दी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, तो हम दिव्य यात्रा ब्लैक स्वेलो को और भी दूर तक उड़ने दे सकते हैं। लिन्युआन थोड़ा अनिश्चित था और उसने पूछा, हम यहाँ अधिक ऊंचाई पर क्यों नहीं उड़ सकते? रक्तपात की मां ने बड़े प्यार से याद करते हुए कहा, क्योंकि उसे अपने ऊपर कोई भी चीज उड़ते हुए देखना पसंद नहीं है। यह सुनते ही लिन्युआन को तुरंत समझ आ गया कि रक्तबीज की मां का क्या मतलब है। ऐसा लग रहा था कि वह एक सुजैन मिथ नस्ल की परी होनी चाहिए। केवल ऐसे परी ही ऐसे नियम निर्धारित करने के योग्य हो सकते हैं, जिनका इस अंतहीन जंगल की गहराई में अन्य परी सम्मान करें। खून की मां ने जमीन पर देखा और बर्फ की परत को एक तरफ धकेल दिया। वह अचानक नीचे झुकी, एक खरपतवार जैसा पौधा उठाया, उसे लिन युआन को दिया और कहा, यहाँ कई प्रतिभाशाली फल हैं। यह जंगली आर्किड बहुत गहराई में छिपा हुआ है। ये वास्तव में जानता है कि खरपतवारों के बीच खुद को कैसे छोटा करना है ताकि खरपतवार खुद को ढक सके। लिन युआन ने उसके हाथ में जंगली खरपतवार जैसे आर्किड को देखा। ट्रू डेटा का उपयोग करने के बाद उन्होंने पाया कि यह वास्तव में एक कीमती ऑनर्किड फय था, जिसे ड्रैगन माउथ ऑनर्किड कहा जाता था। यह ड्रैगन माउथ ऑनर्किड उस व्हाइट जेड स्नो ऑनर्किड से कहीं ज्यादा कीमती था, जिसे लिन युआन ने पाला था। इसमें ड्रैगन की जीभ जैसे बड़े फूल खिले थे। खिले हुए फूलों का एकमात्र कार्य निश्चित रूप से ड्रैगन प्रजाति के रक्त वंश वाले एक परी को उत्तेजित करना था। यह कहा जा सकता है कि ये फूल स्पिरिट गैदर गोल्डफिश ब्लैकी के लिए बहुत उपयुक्त थे। जब इसे कांस्य में पदोन्नत किया गया था, तब इसने अपने शरीर में दुर्लभ ड्रैगन प्रजाति के रक्त को जगाया था। तब से इसकी ड्रैगन प्रजाति के रक्त में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस अवधि के दौरान ब्लैकी अपनी ड्रैगन प्रजाति के वंश को जागृत करने की संभावना बढ़ाने के लिए तितली के गोले खा रहा था, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं हुआ था। फिर भी लिन युआन द्वारा इस ड्रैगन माउथ ऑर्किड की खेती करने के बाद ब्लैकी की ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा इसके खिलते फूलों के साथ एक बार फिर सक्रिय हो सकती थी। ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा को प्राचीन ड्रैगन प्रजाति और बाढ़ ड्रैगन प्रजाति में विभाजित किया गया था। स्पिरिट गेदर गोल्डफिश के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए यह स्पष्ट था कि इसकी ड्रैगन प्रजाति की रक्त रेखा फ्लड ड्रैगन प्रजाति की ओर जागृत हो रही थी। जहां तक ड्रैगन प्रजाति एसआरएम प्रजाति की रक्त रेखा को उत्तेजित करने की बात है, लिन युआन को यकीन नहीं था। हालांकि
अगर स्पिरिट गैदर गोल्ड फिश की ड्रैगन प्रजाति के रक्त रेखा को फिर से मजबूत किया जा सकता है, तो जब यह एक काल्पनिक नस्ल बन जाती है, तो इसके लिए प्रजातियों में छलांग लगाने की बहुत संभावना थी। यह मछली प्रजाति से ड्रैगन प्रजाति में विकसित हो सकता था, लेकिन यह बहुत कम संभावना थी। रक्तपात की मां ने लिन युआन से कहा, हमारी वर्तमान गति को देखते हुए हमें अभी भी 2 दिन और चलना होगा। तुम इन 2 दिनों में अपनी इच्छानुसार जंगली कटाई कर सकते हो। एक फे के रूप में रक्तबीज की मां बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि लिन युआन के हाथों में पोषित होने के बाद एक फे को सबसे अधिक संभावना एक विल पावर ऋण वाले विशेषज्ञ को बेच दिया जाएगा। यह फे के लिए एक बढ़िया अवसर था। रक्तबीज की मां को इतने सालों तक सड़क पर अपनी खुद की कठिन यात्रा याद थी। यह मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुबंधित फहेस से थोड़ा ईर्ष्या हुई, जो मनुष्यों से इच्छा शक्ति रून्स पर भरोसा कर सकते थे। पिछले कुछ दिनों से लिन युआन ने फांग डुओ, शिन यिंग और अन्य लोगों के साथ अंतहीन जंगल में अपनी जंगली कटाई के लिए अधिक लाभ प्राप्त किया था। हालांकि इस बार उसने जितने पौधे चुने थे वे कम थे। आखिरकार बर्फबारी हुई थी और बर्फ की परत के नीचे छिपे कई पौधे आसानी से नहीं मिल रहे थे। लिन युआन ने कोई भी ऐसा परी नहीं चुना जो ड्रैगन फीनिक्स लैंडस्केप कार्प की तरह शुभ परी में विकसित हो सके। ऐसे शुभ परियों को चुन पाना पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर था। उसने जो अन्य परियां चुनी थीं, उनमें से कुछ गुणवत्ता के मामले में मिस्ट फ्लेम ड्रैगन फ्लाई से भी बेहतर थीं। ये जंगली कटाई वाले फये लिन युआन के लिए लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त थे। लिन युआन के लिए सबसे सुखद आश्चर्यों में से एक 50 सेंटीमीटर लंबा एवियन फे था, जिसके पंखों का फैलाव 1 मीटर से भी ज्यादा था। यह एवियन फे ग्रे रंग का था और बहुत बदसूरत लग रहा था। जब लिन युआन ने पहली बार इसे देखा, तो उसने सोचा कि यह कोई और पक्षी है जिसे दूसरे फय ने घायल कर दिया है। लेकिन करीब से देखने पर उसने पाया कि यह एवियन फे सरल नहीं था। दरअसल इस ग्रे एवियन फे में ग्रस फे का एक निशान था। ट्रू डेटा की बदौलत लिन युआन ने यह पाया कि यह इस एवियन फे असल में ग्रस फे था और यह ऐसा ही एक युवा था। यह जानना जरूरी था कि सभी पक्षी परियों में ग्रू और मोर परी सबसे कम देखी गईं, लेकिन ग्रू परी वास्तव में मोर परियों की तुलना में दुर्लभ थीं। ग्रुसफेदित दीर्घायु और अच्छे भाग्य का प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए उन्हें प्रथम श्रेणी का पक्षी कहा जाता था। सच्चे डेटा ने दिखाया कि लिन युआन के सामने यह ग्रे ग्रसफे इतना बदसूरत था क्योंकि आत्मा क्यूई की कमी के कारण इसके जीन पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सके थे। यह कहा जा सकता है कि यह ग्रे ग्रसफे ऐसी स्थिति में था जहां आत्मा क्यूई की कमी के कारण इसका आनुवंशिक मॉडल विकसित नहीं हो सका। यदि लगभग सभी आनुवंशिक मॉडल का विकास नहीं हुआ होता और उसे प्रदर्शित नहीं किया गया होता, तो मॉर्बियस का ट्रू डेटा सटीक रूप से यह निर्धारित नहीं कर सकता था कि यह ग्रसफे की किस प्रजाति का था। इसीलिए लिन युआन ने इस ग्रसफे को पहले अपने डायमंड फे स्टोरेज बॉक्स में रखा। उसका इरादा इस यात्रा के अंत तक इंतजार करने का था, फिर उसे स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में ले जाना था और उसके आनुवंशिक मॉडल को विकसित होने देना था, ताकि विशाल और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उसका मूल स्वरूप बहाल हो सके। हालांकि लिन युआन को कुछ पछतावा था, क्योंकि उसे शिजू के लिए उपयुक्त रक्षा प्रकार का भय नहीं मिला था। उस समय रक्तबीज की मां के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसे एक जानी पहचानी गहरी और बदबूदार गंध महसूस हुई। मुझे सामने एक शिखर सुजैन मिथ अतौफे की गंध आ रही है। यह सुनकर लिन युआन को वास्तव में समझ में नहीं आया कि रक्तबीज की मां का क्या मतलब था। यद्यपि अंतहीन जंगल की गहराई में ऐसे परियों के दिखने की संभावना बहुत कम थी, फिर भी यह संभव था। हालांकि लिन युआन ने भौहें सिकोड़ी। उसने पहले भी मदर ऑफ ब्लडबैथ को यह कहते सुना था कि यह क्षेत्र सुजरेन मिथ ब्रीड फे का क्षेत्र होना चाहिए, अन्यथा हवा में उड़ने पर प्रतिबंध नहीं होता। जब कोई परी सुजरेन तक पहुंचता था, चाहे वह किसी भी प्रजाति का हो, तो उसके पास क्षेत्र की अत्यंत प्रबल भावना होती थी। कुछ फये को छोड़कर जो एक परिवार के रूप में एक साथ रहने के आदी हैं, जैसे कि मंदारिन डक फय, कुछ सुजरेन फय एक क्षेत्र में एक साथ रहते थे। सुजरेन मिथ नस्ल के फय के स्वभाव और रहन सहन की आदतें अलग अलग थीं। इस प्रकार प्रत्येक सुजरेन मिथ नस्ल के फय के क्षेत्र के भीतर नियम भी अलग अलग थे। चूंकि रक्तबीज की माता को इस क्षेत्र में सुजरेन फय के बारे में जानकारी थी, इसलिए शीर्ष सुजरेन मिथ डरू फग्गे की आभा, जिसका उसने अभी उल्लेख किया था, स्पष्ट रूप से वह नहीं थी जिससे रक्तबीज की माता परिचित थी।
रक्तबीज की मां ने सावधानी से ठंडी आवाज में कहा, इस शिखर सुजरेन मिथ आईफे की आभा में एक गहरी और बदबूदार गंध है। यह आयामी दरार में मिथक नस्ल फे की गंध के समान है। रक्तबीज की मां के शब्दों को सुनकर लिन युआन को तुरंत पता चल गया कि मामला कितना गंभीर था। रक्तबीज की मां अब बहुत गंभीर लग रही थी और वह थोड़ी दुविधा में थी। हालांकि मदर ऑफ ब्लडबैथ भी एक सुजरेन मिथ आयन फे था, लेकिन यह अभी अभी मिथ आयशाई तक पहुंचा था। अगर यह वास्तव में एक शिखर सुजरेन मिथ आइफे के खिलाफ लड़ा, तो मदर ऑफ ब्लडबैथ ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह निश्चित रूप से उसका मुकाबला करेगा। रक्तबीज की मां को अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं थी, लेकिन अब उसके पास लिन युआन था, युद्ध में शामिल एक दल के रूप में। कराइए, रक्तबीज की मां लड़ाई के दौरान लिन युआन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ थी। जब लिन युआन ने रक्तबीज की मां के हाव भाव देखे, तो वह खिलखिलाकर मुस्कुराया और अपने सफेद दांत दिखा दिए। उसने तुरंत डायमंड फिश स्टोरेज बॉक्स से एक लकड़ी का टोकन निकाला, उसे अपने हाथों में लिया और कहा, मेरे गुरु ने मुझे यह दिया है। उसने कहा कि जब मैं इस स्रोत प्रकार के एक्सट्रीम टोकन का उपयोग करता हूं, तो मैं तुरंत एक बार का मूनलाइट डोमेन जारी कर सकता हूं। रक्तबीज की मां की अभिव्यक्ति तुरंत शांत हो गई। हाथ में इस त्रुप के पत्ते के साथ लिन युआन इस चरम टोकन के भीतर उत्कीर्ण चांदनी डोमेन का उपयोग करेगा जब वह खतरे में होगा। चांदनी डोमेन के संरक्षण के तहत शायद इस दुनिया में कोई भी लिन युआन को चोट नहीं पहुंचा सकता। पिछली बार जब लिन युआन ने मदर ऑफ ब्लडबैथ को विश्व शुद्धिकरण से बचने में मदद की थी, तो यह उसे एक नया जीवन देने जैसा था। मदर ऑफ ब्लडबैथ की राय में और मैन कैन ये वह न केवल लिन युआन का पथ रक्षक था, बल्कि वह उसका उपकारक भी था। संकट में मदर ऑफ ब्लडबैथ उसे अपने जीवन से बचाने के लिए तैयार थी। उस समय लिन युआन ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे जमीन पर पड़ी सफेद बर्फ तुरंत पिघलकर मिट्टी में मिल गई। फिर पलक झपकते ही जमीन बंजर हो गई। अंतहीन जंगल की गहराई में उपजाऊ भूमि ने अपने सभी पोषक तत्व खो दिए। यह पोषक तत्वों के बिना सूखी भूमि में बदल गई और खड्डों से ढक गई। तभी एक हताश और उग्र चीख सुनाई दी, जब मैं घुस रहा था, तब तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची थी। मैं तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाने जा रहा हूं। यह सुनकर लिन युआन उस आवाज में एक हताशा महसूस कर सकता था, जैसे कि उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया था। साथ ही निर्दयी तरीकों से क्रूरतापूर्वक चोट पहुंचाए जाने का गुस्सा भी था। एक कर्कश, दुर्भावनापूर्ण हंसी गूंजी। यह आवाज कुछ कुछ ब्लैक बोर्ड को नाखूनों से खुरचने की आवाज जैसी थी, तीखी और कर्कश। यद्यपि यह आवाज मानव भाषा बोलती थी, लेकिन जब लिन युआन ने यह आवाज सुनी, तो उसने तुरंत महसूस किया कि यह एक प्रकार की पक्षी परी से अलग थी। यह आवाज उस डार्क टाइप सुजरेन मिथ नस्ल के एवियन फे की थी, जिसके बारे में मदर ऑफ ब्लडबाथ ने कहा था कि इसकी आभा नियंत्रित वर्ग 3 आयामी दरार में प्रकट हुई थी। यदि यह कहा जाए कि चिमी की आवाज एवियन फे के बीच बेहद सुखद थी, तो लिन युआन वास्तव में इस एवियन फे की तुलना में अधिक अप्रिय आवाज के बारे में नहीं सोच सकता था। यदि ऐसा नहीं होता कि तुम मिथक ठैसी में विकसित हो रहे थे, तो मैं तुम पर बिना छिपकर हमला किए भी तुम्हें नहीं हरा सकता था। यह बहुत ही अशिष्टतापूर्ण लग रहा था, लेकिन इसमें कमजोर मानसिकता की बेशर्मी भी थी। यह चिल्लाहट सुनते ही रक्तबीज की मां का चेहरा बहुत ही बदसूरत हो गया था। उस क्षण पक्षी पक्षी की उस अप्रिय आवाज में निहित धृष्टता धीरे धीरे क्रूर हो गई। आपने अभी अभी स्वर्ग और पृथ्वी से संवाद करने के लिए इच्छा शक्ति ऋण का उपयोग किया है, ताकि विश्व शुद्धिकरण का अनुभव करने के लिए तैयार हो सके। विश्व शुद्धिकरण जल्द ही आ रहा है। मैंने इस समय आपका ट्रीकोर निकाल लिया है। आपके ट्रीकोर और विश्व अनुग्रह के साथ जो विश्व शुद्धिकरण से बचने के बाद उतरेगा, यह मेरे लिए मेरी वर्तमान गुणवत्ता को तोड़ने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जब लिन युआन ने यह सुना, तो उसे पता चल गया कि हालात बहुत बुरे हैं। भले ही पेड़ के कोर को चीरकर निकाल दिया जाना किसी जानवर की तरह तुरंत मर जाने जितना बुरा नहीं था, लेकिन पेड़ के कोर के बिना प्लांट फय का मतलब अपनी सारी ऊर्जा सार खो देना था। हालांकि वे लंबे समय तक ठीक होने के बाद पेड़ के कोर को फिर से संघनित करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन उस अवधि के दौरान पौधे की ग्रेड वही रहेगी। इसके अलावा वे क्षतिग्रस्त जड़ों के कारण कमजोर अवस्था में बने रहेंगे। उदाहरण के लिए सिनेबार स्वीट ओस्मांथ्स को ही लें। एक नया ट्री कोर बनाने के लिए यह हमेशा स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई की विशाल मात्रा को अवशोषित करता रहा था, लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी इसका ट्री कोर
अभी तक संघनित नहीं हुआ था। इसके विपरीत सिनेबार स्वीट ओस्मांथस पर सिनेबार ओस्मांस हॉवरथिया ने अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर लिया था। यह स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र में शुद्ध स्पिरिट क्यूई की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर रहा था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। रक्तबीज की मां ने अपने दांत पीस लिए, जबकि उसका चेहरा ठंडा और चिंता से भरा हुआ था। वह हथेली के आकार की लाल मकड़ी में बदल गई और लिन युआन के कंधे पर जा बैठी। लिन युआन, मैंने अपनी सारी आभा वापस ले ली है। मुझे सावधानी से अपने पास ले चलो। रक्तबीज की मां के स्वर में चिंता को महसूस करते हुए लिन युआन तुरंत समझ गया कि इसका क्या मतलब है। रक्तबीज की मां एवियन फे पर चुपके से हमला करने जा रही थी। आखिरकार यह एक ऐसा फे था जो हत्या करने में माहिर था। रक्तबीज की मां केवल तभी अपनी पूरी ताकत दिखा सकती है जब वह अचानक हमला करे। यह अप्रत्याशित क्षण में अपनी मारक क्षमता को दोगुना भी कर सकती है। लिन युआन तेजी से आगे बढ़ा और स्रोत प्रकार के एक्सट्रीम टोकन को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। युआन ने अपनी हथेली में स्रोत प्रकार के एक्सट्रीम टोकन को कसकर पकड़ रखा था। जब भी उसे कोई खतरा होता तो वह तुरंत ही थोड़ा बल लगाकर अंदर की चांदनी को बाहर निकाल सकता था। इस बार अंतहीन जंगल में उन्होंने स्रोत प्रकार के स्रोत रेत को बड़ी मात्रा में भूमिगत रेत बनाने नहीं दिया। यदि स्रोत रेत अंतहीन जंगल की गहराई में लापरवाही से ऐसा करती तो यह अंदर के उच्च श्रेणी के परियों का ध्यान आकर्षित करती। शक्तिशाली परी भी अंतहीन जंगल के नीचे की भूमि पर निवास करते हैं। अगर यह जंगल में ऐसे प्राकृतिक वातावरण में बेतहाशा रेत का निर्माण करता है तो यह वास्तव में मृत्यु की इच्छा रखने से अलग नहीं होगा। मदर ऑफ ब्लडबैथ ने खतरे का सामना करते समय लिन युआन की रक्षा के लिए खुद को बलिदान करने का इरादा किया था। हालांकि यह जानने के बाद कि उसके पास मून एम्प्रेस का एक्सट्रीम टोकन है, अगर उसे वास्तव में सुजैन मिथ ब्रीड फे से लड़ना था तो मदर ऑफ ब्लडबैथ को अब लिन युआन की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। शायद जब लिन युआन ने खतरनाक स्थिति की स्थिति में इन एक्सट्रीम टोकन को कुचल दिया, सांबा और तो वह खुद की रक्षा कर सकता था और यहां तक कि रक्तबीज की मां को भी बचा सकता था। उसी समय रक्तबीज की माता ने लिन युआन को वहां जाने के लिए कहा क्योंकि वह अब केवल सी रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर था, इसलिए उसकी आभा बहुत कमजोर थी। अंतहीन जंगल की गहराई में जाने से सुजरेन मिथ डार्क टाइप एवियन फे का ध्यान आकर्षित नहीं होगा। इससे पहले कि वह करीब पहुंच पाता, लिन युआन ने करीब 30 मीटर ऊंचा एक खूबसूरत पेड़ देखा। अंतहीन जंगल की गहराई में यह पेड़ खास नहीं था, जहां पेड़ की औसत ऊंचाई 50 मीटर थी। लेकिन जब लिन युआन ने देखा कि यह पेड़ कैसा दिखता है तो वह चौंक गया। उसे लगा जैसे वह किसी स्वप्निल दृश्य में था और उसने एक ऐसा पेड़ देखा जो इतना सुंदर था कि उसे स्वप्न जैसा लग रहा था। यह पेड़ कुछ कुछ बरगद के पेड़ जैसा दिखता था, लेकिन इसमें बरगद के पेड़ से अलग अनगिनत गुलाबी और बैंगनी रंग के हाइड्रेंजिया जैसे फूल थे। हाइड्रेंजिया जैसे ये सभी फूल छोटे छोटे फूलों से बने थे। गुलाबी बैंगनी रंग धीरे धीरे एक साथ मिलकर पेड़ की शाखाओं के बीच खिल गए। पेड़ की शाखाओं पर कई लताएं लटकी हुई थीं, जो हाइड्रेंजिया के फूलों के गुच्छों से ढकी हुई थीं और उनसे चमकदार गुलाबी बैंगनी चमक निकल रही थी। उस समय पेड़ के तने पर एक छोटा सा त्रिकोणीय छेद उभर आया। यह छेद ऐसा लग रहा था जैसे किसी पक्षी की चोंच से इसे जोर से काटा गया हो। ऊर्जा धीरे धीरे छेद पर पेड़ के तने को नष्ट कर रही थी। तने का केंद्र, जहां पेड़ का मूल था, वह भी खोखला हो गया था। यद्यपि यह पौधा सुजरेन मिथ नस्ल फे तेजी से अपनी जीवन शक्ति को संघनित कर रहा था तथा तने और वृक्ष के मूल पर हुए घाव को भरने का प्रयास कर रहा था, तथापि अंधेरे प्रकार की ऊर्जा और छेद को भरने का प्रयास कर रही जीवन शक्ति ने परस्पर क्षरणकारी प्रभाव उत्पन्न किया। गुलाबी और बैंगनी रंग की रेशमी पोशाक पहने एक महिला पेड़ के नीचे अपने दिल को गुलाबी बैंगनी हाइड्रेंजिया जैसे फूलों से ढक रही थी। उसने गुस्से से हवा में अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो अन्ना हरे रंग के क्रिस्टल के पेड़ के कोर को पकड़े हुए था। लिन युआन को उस अधेड़ उम्र के आदमी से एक मजबूत अंधेरे प्रकार की ऊर्जा का एहसास हो रहा था। यह गंध स्याही के रंग के सार रक्त के समान थी जो रक्तबीज की मां ने उसे दी थी। साथ ही फीनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री की गंध भी। हालांकि इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आंखों के कोनों पर त्रिकोणीय निशान थे, लेकिन उसकी आभा उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से कुछ हद तक मिलती जुलती थी, जिसने नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में लिन युआन पर
चुपके से हमला किया था। अन्य क्षेत्रों में उसकी कोई समानता नहीं थी। इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की आभा नियंत्रित वर्ग 3 रसातल आयामी दरार में मौजूद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। यह लिन युआन का किसी सर्वोच्च सुजैन मिथ शत्रु से आमने सामने का पहला सामना था। यद्यपि पेड़ के नीचे गुलाबी और बैंगनी रंग की रेशमी पोशाक पहने महिला क्रोध से भरी हुई थी, फिर भी उसके मुख से अवर्णनीय उदारता झलक रही थी। हालांकि वह बहुत छोटी लग रही थी, वहीं नहीं है, लेकिन उसकी आंखों के कोने के नीचे झुका हुआ चाप आसपास के सभी प्राणियों पर दया करने जैसा था। वह इस सुजरेन मिथ नस्ल के पौधे परी का मानव रूप होना चाहिए। यद्यपि सुजरेन मिथक बौन्य ऋषि में पादपफय मानव रूप में रूपांतरित हो सकते थे, किंतु चूंकि उनकी जड़ें भूमिगत थीं, इसलिए वे पादपफय जो भूमि से पोषक तत्वों को अवशोषित करने के लिए अपनी जड़ों पर निर्भर थे, अपनी जड़ों को आसानी से स्थानांतरित करने में असमर्थ थे। इसीलिए एक तरह से उनकी जड़ों को हिलाना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य था। भले ही वे सुजरेन मिथ आयु में मानव रूप में बदल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा अपने भीतर की विशाल आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ किया। इसके अलावा उनका मानव रूप भी उनके शरीर से बहुत दूर नहीं हो सकता था। जब वे मिथक ठाई तक पहुंचे, तो न केवल वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मानव रूप में परिवर्तित हो सकते थे, बल्कि वे पशु परियों जैसे शरीर के साथ मानव रूप में भी परिवर्तित हो सकते थे और मानव समाज में एकीकृत हो सकते थे। एक गुलाबी बैंगनी रंग का लॉरून उस 30 मीटर ऊंचे सुजरेन मिथ ब्रीड प्लांट फे के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, जिसके ऊपर फूलों से भरा एक पेड़ था। यह लॉरून गुलाबी और बैंगनी पंखुड़ियों के निरंतर संलयन की तरह था, जो एक पंखुड़ी जैसा लॉरून बनाता था। यह मदर ऑफ ब्लड बैथ के लाल क्रिस्टल जैसे लॉरून में निहित रक्त शक्ति से अलग था। यह भी बैंगनी पंखुड़ी जैसा लॉरून आध्यात्मिक ऊर्जा के समान एक अलग प्रकार की शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। यदि यह कहा जाए कि आध्यात्मिक ऊर्जा सिर से आने वाली शक्ति थी, तो इस गुलाबी बैंगनी पंखुड़ी जैसी लौरूण द्वारा उत्सर्जित शक्ति एक प्रकार से मन से आने वाली शक्ति थी। ऐसी शक्ति आत्मज्ञान की शक्ति थी, जो किसी चीज को बुद्धि प्रदान करने या किसी चीज को प्रबुद्ध बनाने में सक्षम प्रतीत होती थी। लिन युआन को अचानक समझ में आ गया कि रक्तबीज की मां ने अंतहीन जंगल की गहराई में क्या अवसर बताया था। इस पौधे के लौरूण से निकलने वाली शक्ति रेड थॉर्न की गुणवत्ता को बढ़ा सकती थी। उस समय अचानक आसमान में एक छेद दिखाई दिया। यह छेद ऐसा था मानो शांत गहरा नीला आसमान अचानक ढह गया हो और सारा नीला रंग छेद की ओर बह रहा हो। विनाश की आभा वाला भूरा लाल रंग भी इस छेद से बाहर निकल रहा था। घटनाओं में आए परिवर्तन को देखकर लिन युआन को समझ आ गया कि विश्व शुद्धिकरण का समय आ गया है। विश्व शुद्धिकरण के आगमन के साथ आकाश के ढहने के एक क्षण बाद विनाश की आभा के साथ उस भूरे लाल रंग ने आधे आकाश को जला दिया। विनाश से युक्त उस भूरी लाल ज्वाला की शक्ति सुजरेन मिथ ब्रीड फे के पौधे के सिर पर केंद्रित हो गई। शिखर सुजरेन मिथ कोशे डार्क टाइप एवियन फे की आंखों के कोने के नीचे त्रिकोणीय आकार का निशान विशेष रूप से भयावह दिखाई देता था। पतनशील मिथक ने गुलाबी वस्त्र पहने उस महिला को देखा और बेरहमी से कहा, मुझे उम्मीद है तुम विश्व शुद्धिकरण से बच सकती हो। अगर तुम नहीं बच सकती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, अन्यथा मैं विश्व शुद्धिकरण के बाद विश्व अनुग्रह प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही कौआ पागलों की तरह हंसा और लगभग गैर सतर्क हो गया, एक लाल क्रिस्टल जैसा रक्त लाल लौरून रक्तबीज की मां के ऊपर तैर गया। एक अजीब सुखद और डरावनी आवाज सुनाई दी, रक्त कानून, रक्त को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करो और ब्लेड का इस्तेमाल दिल को छेदने के लिए करो। जैसे ही रक्तबीज की माता की डरावनी आवाज गूंजी, पेड़ के नीचे गुलाबी बैंगनी महल के वस्त्र पहने हताश और क्रोधित महिला के चेहरे पर अचानक आश्चर्य और दुख प्रकट हुआ। जब लिन युआन ने ऐसी भावनाएं देखीं, तो किसी कारण से उसका दिल अचानक से सिकुड़ गया। हालांकि ऐसी भावनाएं जटिल लगती थीं, लेकिन उनका अर्थ बहुत सरल था। यह उसकी सहेली को देखने का आश्चर्य और उसके आसन्न पतन का दुहक था। उसी समय कौवे की दयनीय चीख हवा में गूंज उठी। यह चीख असामान्य रूप से शोकाकुल थी, मानो उसने कोई बहुत बड़ा दर्द सहा हो। कौवे का शरीर अचानक झुर्रीदार हो गया और उसका दिल का स्थान असामान्य रूप से सूजा हुआ लग रहा था। उसी समय
रक्तबीज की माता की विचित्र किंतु मधुर आवाज पुनः सुनाई दी। रक्त कानून। हृदय और रक्त ब्लेड के समान एक हैं और असंख्य ब्लेड प्रतिकर्षित करेंगे और विलीन हो जाएंगे। कौवे का झुर्रीदार मानव शरीर जोर से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी क्षण उसके शरीर से कुछ टूटकर बाहर आ जाएगा। रक्तबीज की माता के रक्त कानून, ऋण की शक्ति और ऊर्जा ने बिना किसी रोक टोक के स्वयं को पूर्णतः प्रदर्शित किया। जब कौवे ने रक्त कानून ऋण की ऊर्जा को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत जटिल हो गई। क्रोध और आक्रोश उसके मन में भर गया। अब वह केवल रक्तबीज की माता पर अपनी पूरी शक्ति से हमला करके उसे मार डालना चाहता था। गुलाबी बैंगनी महल के वस्त्र पहने महिला ने आसमान से बरस रहे विश्व शुद्धिकरण की परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपना गुलाबी बैंगनी पंखुड़ी जैसा लौरूण वापस लेने का विकल्प चुना। अचानक एक दयालु, करुणामय और कोमल आवाज सुनाई दी। ज्ञान प्राप्ति का नियम, भावनाओं को सील करो और मन को रोको। उसके तुरंत बाद गुलाबी और बैंगनी फूलों से बने हाइड्रेंजिया पेड़ से गिर गए। फूलों की बारिश हुई और वे जमीन पर गिरे। प्रत्येक पंखुड़ी एक अव्यवस्थित ब्लेड की तरह थी जो लाल धूल को काट सकती थी। जब फूलों की यह अचानक वर्षा गुलाबी बैंगनी महल के वस्त्र पहने उस महिला पर हुई, जबकि उसने कहा था मन को रोको, तो यह तुरंत क्रो पर गिर गई। लाल फूलों की यह अराजक बारिश कौवे की त्वचा को चीरने के लिए ब्लेड का काम करती थी। फिर कौवे के शरीर से स्याही के रंग का खून ब्लेड द्वारा काटे गए छेद से बाहर निकल आया। इस खून में झेली जैसा पदार्थ भी था जिसे मथकर बनाया गया था। खून की वजह से उसका दिल फट गया होगा। हालांकि जब स्याही के रंग का खून बह निकला तो कौवा अपने दिमाग को संभाल पाया जो जम गया था, लेकिन उसने तुरंत प्रतिरोध नहीं किया। इसके बजाय वह गुस्से में दिख रहा था। क्रो जानता था कि वह अब और नहीं टिक सकता। एक शीर्ष सुजरेन मिथ आइसोए टूफे के रूप में क्रो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वह कितना अपंग था और उसकी जीवन शक्ति कितनी कम हो गई थी। हालांकि क्रो को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। उस समय कौवा सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे समुद्र में पवित्र स्रोत वस्तु अभी तक नहीं मिली है। भले ही उसे पता था कि वह मरने वाला है, फिर भी उसके दिल में डर की भावना अभी भी बनी हुई थी। कौवा अपने मानव रूप से एक काले पक्षी में बदल गया जो लिन युआन के अग्रभाग से भी छोटा था। यह आम कौवों से अलग नहीं था, हालांकि इसका फर गहरा था, मानो यह कभी भी रात में पिघल सकता था। लिन युआन ने इस मृत शिखर सुजरेन मिथ दूसरे कौवे की लाश की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का इस्तेमाल किया। उसे एहसास हुआ कि कौवे का नाम वास्तव में नाइट कैलामिटी क्रो था। यह लिन युआन का पहला मौका था जब उसने सुजरेन मिथ ब्रीड फे का पतन देखा। सब कुछ एक झटके में हुआ था और इस कौवे का पतन इसलिए हुआ क्योंकि रक्तपात की मां ने अप्रत्याशित रूप से उसकी हत्या कर दी थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सुजरेन मिथ तीन प्लांट फे जो कि आगे बढ़ने वाला था, उसने अचानक कदम बढ़ा दिया था। अन्यथा लिन युआन यह भी देख सकता था कि मदर ऑनफ ब्लड बाथ जैसे पावर ऑफेंस प्रकार के फी के अचानक हमले को देखते हुए, यहां तक कि एक छिपे हुए हमले के मामले में भी। हालांकि नाइट कैलेमिटी क्रो को सीधे तौर पर गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन यह उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस समय एक शिखर सुजैन मिथ आईफे गिर गया था, लेकिन उस समय विश्व शुद्धिकरण के अंतर्गत लहर जैसी भूरी लाल कर्म अग्नि ने सुजरेन मिथ नस्ल के पादप परी के शरीर को जला दिया। चूंकि गुलाबी बैंगनी महल के वस्त्र पहने महिला ने इच्छा शक्ति ऋण को वापस ले लिया था, इसलिए वह वर्तमान में इस विश्व शुद्धिकरण का विरोध करने में असमर्थ थी। पेड़ की शाखाएं हरे रंग से मुरझाकर पीले रंग में बदल गईं। रक्तपात की मां ने जल्दी से अपने मानव रूप में रूपांतरित होकर आगे बढ़ गई। उसने नाइट कैलामिटी क्रो की लाश के पास पेड़ की कोर उठाई और उसे गुलाबी बैंगनी महल की पोशाक पहने महिला की ओर फेंक दिया। बहन जिया, जल्दी से पेड़ की कोर को फ्यूज करें। मैं इस विश्व सफाई का विरोध करने में आपकी मदद करूंगी। उस महिला ने रक्तबीज की माता की ओर देखा। उसके चेहरे पर केवल खुशी और शांति थी। मैंने सोचा था कि मिथक पे थाने में प्रवेश करने के बाद मैं अंतहीन जंगल से निकलकर तुम्हारी तलाश कर पाऊंगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा बदलाव आएगा। भले ही मैं इस जंगल से बाहर न निकल पाऊं, फिर भी मैं आखिरकार तुमसे मिल ही गया।
रक्तबीज की माता की लाल आंखों से चमकती हुई धुंध निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने एक कमजोर मकड़ी और एक छोटे पौधे को जीवित रहने के लिए अनगिनत वर्षों तक एक दूसरे से चिपके हुए देखा हो। पौधे ने मकड़ी को छिपने का स्थान प्रदान किया तथा उसे गर्मी से बचाया, जबकि मकड़ी ने पौधे को उसके शरीर से पत्ती खाने वाले कीटों को बाहर निकालने में मदद की। उस युवा मकड़ी और उस युवा पौधे ने एक दूसरे का साथ इसी तरह दिया। एक दिन दोनों कांस्य, रजत, स्वर्ण तक पहुंच गए। अंततः वे मिथ ब्रीड्स बन गए। रक्तबीज की माता ने प्रथम विश्व शुद्धिकरण का अनुभव तब किया था जब उसे मिथक नस्ल में पदोन्नत किया गया था और चंद्र साम्राज्य ही ने उसे बचाया था तथा मिथक आई से बाहर निकलने में उसकी सहायता की थी। एहसान चुकाने के लिए इसे शायद अंतहीन जंगल में ही रहना चाहिए था, या विश्व शुद्धिकरण के तहत बहुत पहले ही धुएं के गुबार में बदल जाना चाहिए था। गुलाबी बैंगनी रंग के महलनुमा वस्त्र पहने महिला ने विश्व शुद्धिकरण की ओर ध्यान नहीं दिया, जो उसके शरीर को जला रहा था। आधे से अधिक चमकदार पत्ते और शाखाएं दहकती कर्म अग्नि में सूख गई थीं। यहां तक कि शाखाएं भी जल गई थीं, टूट गई थीं और जमीन पर गिर गई थीं। भले ही गिरी हुई शाखाएं बेजान लग रही थीं, लेकिन जब मुरझाए हुए पत्ते और छोटी शाखाएं जमीन पर गिर गईं, गईं, तो जमीन पर मौजूद अन्य सभी साधारण पौधे मुरझाई हुई शाखाओं के चारों ओर बेतहाशा बढ़ने लगे। जब उसके पेड़ की जड़ खोद ली गई, तो महल के वस्त्र पहने महिला को पता चल गया कि वह इस मिथक के विश्व शुद्धिकरण से बच नहीं सकती। किसी भी भय के लिए भले ही वे अपने चरम पर हों, वे यह कहने की हिम्मत नहीं करेंगे कि वे निश्चित रूप से विश्व सफाई का सामना करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा गुलाबी बैंगनी महल की पोशाक पहने यह महिला अपने पेड़ के गोर को खोदने के बाद चोट से पीड़ित थी। लिन युआन ने आसपास की जमीन को देखा और जब उसने देखा कि कैसे पौधे अभी भी उन्मत्त रूप से बढ़ रहे थे, तो वह भावुक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि मुरझाए हुए फूल बेरहम नहीं होते, वे दूसरे फूलों की रक्षा के लिए मिट्टी में मिल जाते हैं। दरअसल ये सुज़रेन मिथ जबी शुद्ध भेद है जिन्हें प्रकृति ने पाला था। उन्होंने एक कानून रूढ़ को समझा, जिससे उन्हें दुनिया में कानून के एक निशान को बनाए रखने की अनुमति मिली। लिन युआन ने रक्तबीज की मां की उदास अभिव्यक्ति देखी और स्पिरिट लॉक स्थानिक क्षेत्र से जेड बॉक्स लेने से पहले झिझका। यह वह बॉक्स था जिसमें जीवन रूपी बलि अग्नि थी। जैसे ही जीवन रूपी बलि अग्नि प्रकट हुई और जीवन शक्ति से भर गई, इसने तुरंत रक्तपात की माता को सचेत कर दिया। इसने महल के वस्त्र पहने उस महिला को भी नई आशा दी, जिसने उसकी निराशा की जगह ले ली। पहले तो महल के वस्त्र पहने महिला प्रस्थान से पहले के दुख से भरी हुई थी और एक मजबूत दिखावा भी कर रही थी, लेकिन अब वह वास्तव में इस निराशा की स्थिति में जीवन और आशा को देखने में सक्षम थी। यह सब इस युवा के कारण संभव हुआ, जो भव्य प्रकाश की एक किरण थामे हुए था, जो गर्मजोशी और आशा से भरपूर थी। जीवन रूपी बलि अग्नि एक ऐसी चीज थी जिसे पौधे प्रजाति के परी के लिए दूसरा जीवन माना जाता था। इसके अलावा यह एक पौधे प्रजाति सुजरेन मिथ आस्परी थी, जिसका पेड़ का कोर अभी तक पूरी तरह से टूटा नहीं था और मिथक टाई तक टूट गया। इसलिए एक वृक्ष कोर और यह जीवन रूपी बलि अग्नि इस महल वस्त्रधारी महिला के लिए विश्व शुद्धिकरण का सामना करने के लिए पर्याप्त थी, ताकि वह मिथक 3 में उन्नत हो सके। लिन युआन ने इस जीवन रूप बलि अग्नि को फेंक दिया और कहा, वरिष्ठ, इस जीवन रूप बलि अग्नि के साथ आपको मिथक 3 की विश्व सफाई का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। गुलाबी बैंगनी महल के वस्त्र पहने महिला अपने हाथों में जगमगाती जीवन रूपी बलि अग्नि को घूर रही थी। उसकी मूल रूप से दयालु आंखें अब कृतज्ञता प्रकट कर रही थीं। रक्तबीज की मां की सिसकियां भरी आवाज में सुखद आश्चर्य भरा स्वर था। हालांकि इस सुखद आश्चर्य भरे स्वर में अवर्णनीय गर्मजोशी का भाव था। रक्तबीज की मां ने महल के वस्त्र पहने महिला से कहा, बड़ी बहन जिया, यह चंद्र महारानी की शिष्या है। मैं अब उसकी पथ रक्षक हूं। उसका नाम लिन युआन है। तो है के वस्त्र पहने महिला ने लिन युआन की ओर गंभीरता से देखने से पहले अपने हाथों में जीवन रूपी बलि की अग्नि को देखा और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए उसे झुककर प्रणाम किया। इसके बाद महल के वस्त्र पहने महिला आगे बढ़ी और अपने मुरझाते हुए पौधे के शरीर में गोता लगाया, जो विश्व शुद्धिकरण के भीतर था। मुरझाते हुए पौधे ने अपनी शाखाओं को हिलाया और पेड़ के तने के छेद में
पेड़ के मूल और जीवन रूपी बलि अग्नि को मिला दिया। एक पल में अचानक पुनर्जीवित हुए पौधे में जीवन शक्ति भर गई और ऐसा लगा जैसे वह आकाश को चीर सकता है। मुरझाई हुई शाखाएं तने से गिर गईं और तुरंत नई शाखाएं उग आईं। नए पत्तों वाला यह पूरा पेड़ ऐसा लग रहा था जैसे यह गर्मियों के बीच में हो, बेहद हरा भरा और अपने चरम पर फल फूल रहा हो। इस वृद्धि के कारण यह सुजरेन मिथ पेड़ ऐसे फूलों से खिलने लगा जो गुलाबी बैंगनी कढ़ाई वाली गेंदों की तरह थे। कढ़ाईदार गेंद के आकार के फूल लगातार गिर रहे थे और लाल रंग के खूबसूरत रंगों के साथ फूट रहे थे जो आसमान में फैल रहे थे। वे अब भूरी लाल लपटों का स्वागत कर रहे थे जो विश्व शुद्धिकरण के कारण नीचे उतर रही थी। यह विश्व शुद्धिकरण 4 घंटे तक चला। हालांकि रक्तपात की मां ने निर्णायक क्षण में सहायता की पेशकश की, लेकिन यह अंततः एक कठिन अनुभव के बाद समाप्त हुआ। विश्व शुद्धिकरण के समय विश्व अनुग्रह का समय था। महल के वस्त्र पहने महिला आकाश में खुले छेद के नीचे चली गई। महल के वस्त्र पहने महिला पर एक सफेद प्रभामंडल फैल गया। तभी अचानक वह पौधा जो कढ़ाईदार गेंद के आकार के फूलों से भरा हुआ था, अचानक बढ़ने लगा। वह 30 मीटर की ऊंचाई से बढ़कर करीब 70 मीटर हो गया। जब विश्व अनुग्रह के तहत महल के वस्त्र पहने महिला ने लौरून को सक्रिय किया, गुलाबी बैंगनी फूल की पंखुड़ी के आकार का लौरून पेड़ के विशाल शरीर पर उतरा और क्रिस्टल जैसी लहरें छोड़ने लगा। गुलाबी बैंगनी प्रभामंडल के भीतर क्रिस्टल जैसी लहरें इस तरह घुली हुई थीं मानो वह विश्व की इच्छा शक्ति में नहा रही हों। अंत में लगभग 70 मीटर ऊंचा पौधा लगातार सिकुड़ता हुआ अंततः एक नाजुक फूल के घेरे में बदल गया। फूलों का घेरा कढ़ाई किए हुए गेंद के आकार के फूलों से ढका हुआ था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो वह कई गुलाबी बैंगनी घंटियों से सजी एक हरी शाखा जैसा दिखाई देगा। महल के वस्त्र पहने महिला ने फूलों का घेरा पकड़ लिया। कुछ देर तक उसे देखने के बाद उसने उसे अपनी कलाई पर पहन लिया। शामनैत यह एक ऐसा परिवर्तन था जो निश्चित रूप से तब होता जब कोई फे सुजैरिन मिथ की तक पहुंचता। यह एक ऐसा परिवर्तन था जिसे बॉडी वेपनाइजेशन कहा जाता था। शारीरिक शस्त्रीकरण का एक शाब्दिक अर्थ था और वह था परी द्वारा अपने शरीर को हथियार में बदलना। इस तरह जब सुजरेन मिथ फे मानव रूप में था तो वह अपने फे रूप से कमतर नहीं होगा। जब बॉडी वेपनाइजेशन द्वारा बनाया गया हथियार मानव रूप के साथ मिलकर काम कर रहा था तो यह मानव रूप या फे रूप से ज्यादा शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न करेगा। इस शक्ति को स्पिरिट रिटर्न के नाम से भी जाना जाता था। यह भी आत्मा की वापसी के कारण ही था कि जब एक सुजरेन फे मिथक 3 तक पहुंचा तो एक बहुत बड़ी खाई निर्मित हो गई थी। जब एक सुजरेन में 3 फे स्पिरिट रिटर्न अवस्था में होता है तो वह सुजरेन में 2 फे को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि स्पिरिट रिटर्न होने और न होने के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह सिर्फ एक स्तर का अंतर नहीं था। इसलिए सुजैन मिथ फे जो आत्मा वापसी अवस्था में प्रवेश कर सकते थे उन्हें महान सुजैन के रूप में जाना जाएगा। वर्तमान में विश्व शुद्धिकरण पूर्णतः समाप्त माना जा रहा है। महल के वस्त्र पहने महिला को आधिकारिक तौर पर मिथक छने में अपग्रेड कर दिया गया था। महल के वस्त्र पहने महिला लिन युआन को देख रही थी और बाद में उस गुलाबी बैंगनी फूल की पंखुड़ी के आकार वाले लॉरून से बात करने के लिए अपना सिर उठाया। मैं अंतहीन ग्रीष्म लॉरून पर एक प्रतिज्ञा लेती हूं। मैं इस इंसान की रक्षक बनूंगी जिसने मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं उसके भविष्य की रक्षा करूंगी और उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगी। अगर मैं इस प्रतिज्ञा का उल्लंघन करती हूं नहीं तो मेरी गर्मी खत्म हो जाएगी। गुलाबी बैंगनी फूल की पंखुड़ी के आकार का लौरून ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया के गवाह की भूमिका निभाई हो और युआन पर गुलाबी बैंगनी रोशनी फेंकी हो। लिन युआन को ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया को पहले से कहीं ज्यादा साफ देख सकता है। उसने छेद को देखा जहां विश्व शुद्ध और विश्व अनुग्रह उत्तरा था, और फिर उन्मत्त रूप से बढ़ते पौधों को देखा जो अब शांत अवस्था में थे। जो मिट्टी अपने पोषक तत्व खो चुकी थी वह पुनः उपजाऊ हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज में अनंत ज्ञान और बुद्धि समाहित है। लिन युआन को लगा जैसे उसे फिर से समझ की वही अनुभूति हो गई है। हालांकि यह इतनी सूक्ष्म और धुंधली थी कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लिन युआन ने अपना सिर खुजलाया और सोचा नहीं था कि वह वास्तव में एक वफादार विषय प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने जीवन रूप बलि अग्नि को बाहर निकाला था। एक पौधे की प्रजाति सुजरेन मिथक फे
एक रक्षक और एक पथरक्षक पूरी तरह से अलग थे। पथरक्षक की भूमिका एक संरक्षक और शिक्षक का संयोजन थी। हालांकि एक रक्षक एक अनुचर शूरवीर की तरह वफादारी की शपथ लेने के समान होगा। यदि अनुचर शूरवीर एक आत्मा क्यूई पेशेवर था जो एक सृजन मास्टर के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करता था, तो एक रक्षक एक मानव या परी होगा जिसके पास एक इच्छा शक्ति रून था और जो एक आत्मा क्यूई पेशेवर के प्रति अपनी वक्टर्स के बीच अंतर हो सकता है, लेकिन स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के साथ उनके रिश्ते लगभग एक जैसे ही थे। उन्होंने लॉ रून्स के साथ अनुबंध बनाया और यह दृढ़ और विश्वसनीय था। जब रक्तपात की मां ने अंतहीन समर को शपथ लेते देखा, तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। आखिरकार विश्व सफाई के दौरान ऐसी मदद एक जीवन बचाने के समान ही थी। यह पहले से ही एक परी के लिए अपने जीवन के साथ चुकाने के लिए पर्याप्त था। लिन युआन ने शायद पहले ही अपना स्वयं का गिल्ड क्लब बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन वह लगातार एक निजी गुट के इस विचार के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि फरलोटिंग आइलैंड व्हेल अभी तक फैंटेसी ब्रीड नहीं बन पाई थी, जिससे यह एक विशाल फटलोटिंग आइलैंड बन सके जो पूरे गुट का समर्थन कर सके। दूसरा कारण विशेषज्ञों की कमी होगी। यदि लिन युआन अपना निजी गुट बनाना चाहता था, तो उसे फूल ब्रोकेड मोती और पूरी तरह से जेड बनावट वाली लकड़ी जैसी लोकप्रिय वस्तुओं का उत्पादन करने में सक्षम होने के अलावा एक शक्तिशाली मार्शल बल की भी आवश्यकता होगी जो दूसरों को रोक सके। चंद्र महारानी लिन युआन की गुरु हो सकती हैं, लेकिन वह अपने गुट को बनाने के लिए उन पर निर्भर नहीं रहना चाहता था। अगर लिन युआन अपने गुट को विकसित करने के लिए चंद्र महारानी पर निर्भर होता, तो उसका गुट दूसरों की नजर में सिर्फ रेडिएंट मून पैलेस का जागीरदार होता। लिन युआन के पथ रक्षक के रूप में रक्तबीज की मां एक शीर्ष विशेषज्ञ हो सकती है जो एक निजी गुट का समर्थन कर सकती है। हालांकि यह लिन युआन का पथ रक्षक था और उसके निजी गुट का सदस्य नहीं था, इसलिए लिन युआन अभी भी हिचकिचा रहा था। लेकिन अब लिन युआन की पिछली चिंताएं अब अस्तित्व में नहीं थीं। एंडलेस समर, एक सुजैन मिथ 3 फे, ने उसके प्रति अपनी वफादारी की शपथ ली। लिन युआन का निजी गुट मार्शल ताकत के मामले में हावी होने में सक्षम होगा। महल के वस्त्र पहने हुए अंतहीन समर लिन युआन के पास आया और एक नाजुक सा झुककर प्रणाम किया। दयालु और कोमल आवाज फिर से लिन युआन के कानों के पास गूंजी। लिन युआन, अब से मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। मैं विनम्रतापूर्वक तुम्हारे आदेशों का पालन करूंगा। लिन युआन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या करना है। एंडलेस समर अब सुजरेन मिथ फे था और उसे इस पीढ़ी का एक पूर्ण विशेषज्ञ माना जाता था। लेकिन जब एंडलेस समर ने अचानक वफादारी की कसम खाई, तो लिन युआन को वास्तव में नहीं पता था कि उसे एंडलेस समर को कैसे संबोधित करना चाहिए। रक्तपात की मां ने स्थिति को देखा और लिन युआन से गंभीरता से कहा, एक परी के लिए विश्व शुद्धिकरण स्वर्ग के खिलाफ संघर्ष करने के समान है। आपने उसे बचाया, उसने आपके प्रति अपनी वफादारी की कसम खाई। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अगर कुछ भी है, तो इसका मतलब है कि वह आपके लिए यह ऋणी है। आखिरकार इस दुनिया में जीवित रहने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। रक्तबीज की माता का स्पष्टीकरण सुनने के बाद लिन युआन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह समझ गया हो कि परियों के नियम किस प्रकार काम करते हैं। यह सच था कि एक मरते हुए परी के लिए बचाए जाने का मतलब था कि भविष्य में उसके लिए कई और संभावनाएं होंगी। एंडलेस सम ने पलटकर उस मरे हुए नाइट कैलामिटी क्रो को उठाया और लिन युआन को सौंप दिया। इस सुजरेन मिथ भाई हुआ, यह नाइट कैलामिटी क्रो की लाश काफी कीमती है। बोलने के बाद एंडलेस समर ने लिन युआन पर अपनी नजरें गड़ा दी। उसने एंडलेस समर की आंखों को देखा और महसूस किया कि वह किसी स्वीकृति का इंतजार कर रही थी। लिन युआन ने एक धूप वाली मुस्कान प्रकट की और अंतहीन ग्रीष्म से रात्रि आपदा कौवा की लाश प्राप्त की और कहा, अंतहीन ग्रीष्म, मैं अब से आपको परेशान करूंगा। एंडलेस समर ने भी जवाब में एक गर्मजोशी भरी मुस्कान दिखाई। उसकी आंखों में स्वीकृति की चाहत गायब हो गई, लेकिन अब उसकी जगह उसकी सेवा करने की उत्सुकता ने ले ली। लिन युआन द्वारा जीवन रूपी बलि अग्नि को बाहर निकालने के बाद से ही रक्तबीज की मां के चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं रुकी। रक्तबीज की मां को नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों लगता था कि इस धूप वाले युवा में हमेशा एक तरह का जादू होता है।
एक परी के रूप में। रक्तबीज की मां ने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी भी किसी ऐसे इंसान पर भरोसा करेगी या उसे स्वीकार करेगी जो उससे बहुत कमजोर है। रक्तबीज की माता को यह स्वीकार करना पड़ा कि जब से लिन युआन ने उसे मिथक तक पहुंचने में मदद की थी, तब से उसने अवचेतन रूप से लिन युआन को स्वीकार कर लिया था। रक्तपात की मां पिछले कुछ महीनों से इस धूप युवा के बढ़ने का निरीक्षण कर रही थी। वह उस समय को याद किए बिना नहीं रह सकी जब उसने अपनी दुनिया को शुद्ध किया था। यह युवा तूफान में शांति से खड़ा था और उसके लिए बचने का रास्ता प्रदान किया था। ऐसा लगा कि लिन युआन में मूर्खता का भाव था। लिन युआन स्वार्थी हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले जीवन रूपी बलि अग्नि को बाहर निकाला था। यह भी लिन युआन के कार्यों के कारण ही था कि रक्तबीज की माता ने धीरे धीरे लिन युआन के साथ चंद्र महारानी से अलग व्यवहार करना शुरू कर दिया। मून एम्प्रेस बस मदर ऑफ ब्लड बैथ की उपकार करता थी। हालांकि मदर ऑफ ब्लड बैथ को लगा कि लिन युआन के साथ उसका रिश्ता एंडलेस समर के साथ उसके रिश्ते जैसा ही था, एक वरिष्ठ, एक दोस्त, एक परिवार के सदस्य की तरह। रक्तबीज की माता ने लिन युआन से कहा, मुझे वह सार रक्त की बोतल दे दो जो मैंने तुम्हें पहले दी थी। लिन युआन ने रात्रि आपदा कौवे के सार रक्त की बोतल निकाली और उसे रक्तबीज की मां को सौंप दिया। जैसे ही रक्तबीज की माता को बोतल मिली, उसने बोतल खोली और काले सार वाले रक्त को अपनी हथेलियों में डाला और फिर बोतल को बंद कर दिया। फिर उसने बोतल लिन युआन को फेंकी और कहा, इससे पहले मैंने इस नाइट कैलामिटी क्रो के अंदर के खून को शुद्ध करने के लिए एक ताज़ा ब्लड लॉरून का इस्तेमाल किया था। पिछली बूंद को शामिल करने के बाद बोतल में अब सार रक्त की 20 बूंदें हैं। इस नाइट कैलामिटी क्रो के पास शायद लॉ रून का इस्तेमाल करने का मौका न हो, लेकिन यह संभवतः अंधेरे विशेषताओं वाला एक पावर ऑफेंस टाइप फे था। इसके पास संभवतः एक लॉ रून था जो चुपके से हमला करने में बेहद कुशल है। बोलते समय मदर ऑफ ब्लड बैथ ने एंडलेस समर को देखा। मदर ऑफ ब्लड बैथ को एंडलेस समर की ताकत के बारे में स्पष्ट रूप से पता था। एंडलेस समर मम भले ही रक्षा में निपुण न हो, लेकिन ग्रेड के मामले में यह नाइट कैलामिटी क्रो से बेहतर था। हालांकि नाइट कैलामिटी क्रो अभी भी पेड़ के कोर को चुनने में सक्षम था। नाइट कैलामिटी क्रो बहुत लंबे समय से सुजरेन मिथ आई में फंसा हुआ था, लेकिन एंडलेस समर पहले ही मिथ आई के दरवाजे पर पहुंच चुका था और मिथ के विश्व सफाई का सामना करने की तैयारी कर रहा था। इसलिए एंडलेस समर अभी भी बेहतर था। बोलने के बाद रक्तबीज की माता ने आगे बढ़कर रात्रि विपत्ति कौवे का सिर पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक खींच लिया। लिन युआन ने तुरंत एक ऐसी आवाज सुनी जो लोहे के टूटने जैसी थी। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने रक्तबीज की माता को सुजैन स्लैश मिथ द्वितीय रात्रि आपदा कौवे से एक नाखून आकार का काला क्रिस्टल खींचते हुए देखा। काली काली क्रिस्टल पर धुंधली रात की धुंध की एक परत थी जो चारों ओर बह रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लगातार जंग खा रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे रात की धुंध किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती है। एंडलेस समर ने नाखून के आकार के काले क्रिस्टल को देखा और कहा, यह नाइट डेथ लॉ रून है और इसमें एक तरह की मुरझाने वाली शक्ति है। यह लॉ क्रिस्टल बेहद संपूर्ण है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जब लिन युआन ने लॉ क्रिस्टल शब्द सुने तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। फिर उसने ध्यान से उस काले क्रिस्टल को देखा जो ब्लड बैथ की मां के हाथों में था। लिन युआन ने चंद्र महारानी से लॉ क्रिस्टल के बारे में सुना था। केवल मिथ ब्रीड फे ही लॉ क्रिस्टल का उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए लिन युआन ने उनके बारे में विस्तार से नहीं पूछा था। उसे नहीं लगा कि उसे एक देखने का मौका मिलेगा। रक्तबीज की मां ने लिन युआन की चौकस निगाहों को देखा और उसे यह काला क्रिस्टल थमा दिया। इसे संभाल कर रखना, यह वाकई एक दुर्लभ खजाना है। इसके बाद मदर ऑफ ब्लड बैथ ने अपना गला साफ किया और समझाया, जब एक मिथ ब्रीड फे नष्ट हो जाता है तो वह लॉ रून जिसे उसने समझा था गायब नहीं होगा। इसे लॉ क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत किया जाएगा। हालांकि लॉ क्रिस्टल का इतना पूर्ण होना बहुत दुर्लभ है। आखिरकार एक सुजरेन मिथफे युद्ध के दौरान अपने लॉ रून का उपयोग करेगा। जब एक बार लॉ रून की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या यदि यह अन्य लॉ रूनों के साथ टकराती है तो दरारें पड़ जाएंगी। एक बार जब कोई फे मिथ तक पहुंच जाता है तो वह विल पावर रून्स को जलाने का तरीका समझ जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर लॉ क्रिस्टल टूटे हुए होते हैं और शायद ही कभी पूरे होते हैं। लिन युआन बदले में पूछने से खुद को रोक नहीं सका, इस लॉ क्रिस्टल के बारे में क्या? यह सवाल पूछते समय
लिन युआन के मन में एक अनुमान था। रक्तपात की मां ने रात्रि आपदा कौवे की लाश ली और उसे अलग करना शुरू कर दिया, जबकि उसने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मूर्ख कौवे ने मरने से पहले समय पर कानून रून का उपयोग करने का प्रबंधन नहीं किया। बड़ी बहन जिया का ज्ञानोदय कानून रून विचारों को भी शांत करने में सक्षम है। बड़ी बहन जिया के पूर्ण शक्तिशाली हमले, मेरे गुप्त हमले और अंतिम प्रहार के कारण मैंने नेम लिशम वारन इसने नाइट कैलेमिटी क्रो के जीवन को समाप्त कर दिया, जिससे हमें यह संपूर्ण लॉ क्रिस्टल प्राप्त करने की अनुमति मिली। जब एक मिथ आइफ है नष्ट हो जाता है, तो लॉ क्रिस्टल भी अलग होगा। अपने पास मौजूद अंधकार तत्व वाले लॉ क्रिस्टल पर एक नजर डालें। क्या इसमें दो सुनहरे निशान नहीं है? प्रत्येक सुनहरा निशान फय के मिथ ग्रेड का प्रतिनिधित्व करता है। जब रक्तबीज की मां ने इस बिंदु तक समझाया, तो उसे अचानक चंद्र महारानी की छवि दिखाई दी, जो उसे देखकर डरावनी मुस्कान बिखेर रही थी। रक्तबीज की मां को लगा कि उसके पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई है। यदि चंद्र महारानी को पता चलेगा कि मैं लिन युआन को ज्ञान दे रहा हूं, तो वह निश्चित रूप से इसे झगड़े के रूप में चिह्नित करेगी। लिन युआन गंभीरता से सुन रहा था। तभी अचानक रक्तबीज की मां ने धीरे से कहा, अगली बार जब तुम चंद्र महारानी के साथ प्रश्न उत्तर सत्र में हो, तो उसे यह मत बताना कि मैंने इस विषय पर पहले भी समझाया है। चंद्र महारानी के ज्ञान का उपयोग करना बेहतर है क्योंकि यह अधिक सटीक है। यहाँ मैंने पहले से ही सभी आध्यात्मिक सामग्रियों को छांट लिया है, जो इस शिखर सुजरेन मिथक डाछू हुई नाइट कैलेमिटी क्रो से मिल सकती थी। हालांकि इनमें से कोई भी आध्यात्मिक तत्व दो पायदानों वाले लॉ क्रिस्टल से बेहतर नहीं है। लिन युआन को आध्यात्मिक सामग्री मिली, जिसे रक्तबीज की मां ने अलग किया और छांटा। उसे अचानक लगा कि रक्तबीज की मां सिर्फ मुर्गी पालन विशेषज्ञ थी, क्योंकि इस नाइट कैलेमिटी क्रो को साफ सुथरा काटा गया था। लेकिन चाहे वह नाइट कैलेमिटी क्रो से प्राप्त सामग्री हो या वह काला लॉ क्रिस्टल, आप्तल, वे अभी लिन युआन के लिए उपयोगी नहीं थे। सुजरेन मिथ एवं फेस से दुर्लभ आध्यात्मिक तत्वों को अलग रखते हुए वह लॉ क्रिस्टल केवल तभी प्राप्त किया जा सकता था जब कोई सुजरेन मिथ आई माइफे को तुरंत मार सके। इस दुनिया में कितने व्यक्तियों के पास ऐसी ताकत थी? यह सुजरेन मिथ, दूसरी नाइट कैलेमिटी क्रो, वास्तव में लिन युआन का खजाना था। चाहे वह स्वर्ग और पृथ्वी फे हो, फोइनिक्स पर्चिंग चाइनीज पैरासोल ट्री हो, या नारंगी सोने की धातु की डिस्क हो, ये सभी ऐसी चीजें थीं जिन्हें लिन युआन इतनी आसानी से हासिल नहीं कर सकता था। अंत में नाइट कैलेमिटी क्रो ने खुद को उसके हवाले करके अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से पूरी कर ली। लिन युआन इस समय वाकई बहुत ज्यादा खा चुका था। अंतहीन समर ने अंतहीन जंगल के वातावरण को देखा और भावुक होकर कहा, जब से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने कभी इस जगह को नहीं छोड़ा है, लेकिन भविष्य में मैं सभी पहाड़ों और नदियों का दौरा करूंगी। एंडलेस समर को जाने में थोड़ी अनिच्छा महसूस हो रही थी, लेकिन वह भविष्य के प्रति अधिक उत्सुक थी। पशु और कीट प्रजातियों के लिए, जब तक वे सामान्य ग्रेड तक जीवित रह सकते हैं, वे दुनिया की यात्रा करने और सभी प्रकार के दृश्यों को देखने में सक्षम होंगे। दूसरी ओर एंडलेस समर केवल मिथक 3 तक पहुंचने के बाद ही मिट्टी छोड़ने में सक्षम था। यह देखकर कि एंडलेस समर अब ठीक है और उसका ग्रेड पहले से ही स्थिर है, लिन युआन ने तुरंत इस यात्रा के लिए अपने उद्देश्य का उल्लेख किया। अंतहीन ग्रीष्म। रक्तबीज की मां ने कहा कि आपके पास रेड थॉर्न को महाकाव्य से किंवदंती गुणवत्ता में अपग्रेड करने के लिए संसाधन है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप रेड थॉर्न की गुणवत्ता को अपग्रेड करने में सक्षम हैं। लिन युआन ने बोलते समय रेड थॉर्न को बुलाया और रेड थॉर्न की कांटेदार बेल तुरंत उसकी कलाई के चारों ओर लिपट गई। लिन युआन रेड थॉर्न की भावनाओं को समझने में सक्षम था। निर्भरता के अलावा राहत की भावना भी थी। लिन युआन को अचानक एहसास हुआ कि वह इस अवधि के दौरान अपने स्वयं के मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और अपने साथी फेयस की उपेक्षा कर रहा था। चाहे वह जीनियस, चिमी, रेड थॉर्न या मॉर्बियस हो, उसके लिए उसके पास परिवार, दोस्त और बहुत सारे फय थे। हालांकि उसके प्रत्येक अनुबंधित भय के लिए उनके पास केवल वह था, क्योंकि उनके ठेकेदार के रूप में वह उनका सब कुछ था। उस समय मॉर्बियस की आवाज अचानक लिन युआन के दिमाग में गूंज उठी। युआन, हम में से हर एक के लिए तुम्हारा आसपास होना सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हें हमारे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि हमारे पास अभी भी तुम्हारे साथ लंबा समय है।
एक पूरी जिंदगी मॉर्बियस के शब्द सुनने के बाद लिन युआन के दिमाग में पूरा जीवन काल शब्द कौंध गए। लिन युआन ने अपने आध्यात्मिक स्थान में धीरे से कहा, एक जीवन काल मनुष्य के जीवन का सबसे लंबा समय होता है। इस जीवन काल में आप सभी का आसपास होना वाकई बहुत बढ़िया है। किसी परी का उपचार करते समय व्यक्ति के दृष्टिकोण को वास्तव में आत्मा क्यूई पेशेवर और अनुबंधित परियों के बीच की। अनुवादक, एटलस स्टूडियोज संपादक, एटलस स्टूडियोज। एंडलेस समर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि रेड थॉर्न की बुद्धि एक बच्चे की तरह थी, जो खुशी, गुस्सा और दुख व्यक्त कर सकता था। लिन युआन ने हमेशा ही इसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया होगा, अन्यथा भले ही वह रेड थॉर्न का ठेकेदार होता, यह कभी भी उस पर इतना निर्भर नहीं होता। रेड थॉर्न की बुद्धि को देखते हुए नहीं, अगर लिन युआन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो वह उससे डरता। एक फे का एक इंसान के प्रति डर और आज्ञाकारिता ही वह चीज थी जिससे एंडलेस समर को सबसे ज्यादा नफरत थी। जैसे ही उसने लिन युआन के हाथ से चिपकी हुई रेड थॉर्न की बेल और बेल पर बंधे लाल रिबन को देखा, एंडलेस समर को अचानक लगा कि समय भी गर्म हो गया है। हाल ही में अंतहीन जंगल की गहराई में भारी बर्फबारी हुई थी और बर्फ से ढकी जमीन में ठंडक महसूस हो रही थी। हालांकि उसके सामने मौजूद स्नेह ने दृश्य को अगस्त की गर्मियों की तरह गर्म बना दिया था। मेरा ज्ञानोदय नियम ऋण हर 5 साल में संघनित होने वाली शक्ति से एक पौधे को प्रबुद्ध कर सकता है। मैं हर 5 साल में खुद को प्रबुद्ध करता हूं, लेकिन मैंने खुद को प्रबुद्ध करने का एक मौका अलग रखा है। मैंने सोचा कि यदि मैं मिथक हत्या तक पहुंचने पर विश्व शुद्धिकरण का विरोध नहीं कर सका, तो मैं इस ज्ञानोदय के अवसर का उपयोग करके अपने लिए जीवित रहने का अवसर अर्जित कर सकता हूं। लेकिन मैंने इसका उपयोग नहीं किया। मुझे यकीन नहीं है कि इस लॉ रून का ज्ञान आपके अनुबंधित रेड थॉर्न को महाकाव्य से किंवदंती में बढ़ावा दे सकता है। ऐसा कहने के बाद एंडलेस समर ने अपनी गुलाबी बैंगनी पंखुड़ी जैसी ज्ञानोदय इच्छा शक्ति रून को बुलाया और रेड थॉर्न को ज्ञान दिया। उसने बहुत जल्दी ऐसा किया और लिन युआन महसूस कर सकता था कि रेड थॉर्न ने इस ज्ञान को पछाने के बाद तुरंत गहरी नींद में चला गया। वह जानता था कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यह एक आवश्यक अवस्था थी। रेड थॉर्न मूल रूप से सिर्फ एक स्रोत प्रकार का स्रोत बीज था, और अब यह इस तरह से बदल गया था क्योंकि इसने उस विकास पथ का अनुसरण किया था जिसे लिन युआन ने इसके लिए चुना था। यह कहा जा सकता है कि रेड थॉर्न एक खाली कैनवास की तरह था, लेकिन लिन युआन और रेड थॉर्न के संयुक्त प्रयासों के तहत इस खाली कैनवास को इसकी वर्तमान स्थिति में खींचा गया था। लिन युआन ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि रेड थॉर्न का वर्तमान विकास और रूप इष्टतम पथ पर था। हालांकि इसकी वर्तमान स्थिति उसकी युद्ध शैली के लिए सबसे उपयुक्त थी। एंडलेस समर ने रेड थॉर्न की स्थिति को भांपते हुए कहा, एक बार आत्मज्ञान प्राप्त करने में 7 दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि इससे इसकी गुणवत्ता को बढ़ावा मिलने की संभावना अधिक है। लिन युआन ने सिर हिलाया। एंडलेस समर के बोलने से ठीक 1 सेकंड पहले उसे पहले से ही पता था कि रेड थॉर्न की गुणवत्ता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि रेड थॉर्न ने उससे एक अनुरोध किया था। उसने पूछा था कि उसे आगे किस दिशा में विकसित होना चाहिए। लिन युआन को उम्मीद नहीं थी कि अंतहीन ग्रीष्मकाल का ज्ञान इतना शक्तिशाली होगा। यह कांस्य महाकाव्य लाल कांटे को इस बाधा को पार करने देने के समान था, जिसे पार करना और कांस्य किंवदंती तक पहुंचना कठिन था। हालांकि वह जानता था कि इस लॉ रोन का ज्ञान इतना शक्तिशाली था क्योंकि अंतहीन ग्रीष्मकाल अभी मिथक ट्रायली तक पहुंचा था। इसके अलावा एंडलेस समर इसे हर 5 साल में एक बार ही डाल सकता था। चूंकि एंडलेस समर ने अभी अभी विश्व सफाई की प्रक्रिया पूरी की थी, इसलिए उसके ज्ञानोदय कानून ऋण में विश्व अनुग्रह का संकेत था। जब रेड थॉर्न की गुणवत्ता ने अवरोध को तोड़ दिया, तो इस ज्ञान के कारण उसे अपनी विशाल ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए कोई स्थान नहीं मिला, जो उसने राक्षसों के समुद्र से बहुत सारा मांस खाने से इकट्ठा की थी और जिसका उद्देश्य उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना था। ज्ञानोदय में विश्व अनुग्रह के संकेत के साथ ऊर्जा की यह विशाल मात्रा रेड थॉर्न को संभवतः सिल्वर तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी, जब यह विल पावर ऋण के साथ मिलकर एक काल्पनिक नस्ल बन जाएगी। यद्यपि लिन युआन हमेशा से रेड थॉर्न के विकास पथ के बारे में बहुत स्पष्ट था, लेकिन रेड थॉर्न द्वारा प्रदान की गई विस्तृत शाखाओं ने उसे उसके द्वारा नियोजित मुख्य पथ के बारे में संकोच में डाल दिया था। उसके एक निर्णय के कारण फैंटेसी ब्रीड बनने के बाद इसका स्वरूप बहुत अलग होगा। हालांकि लिन युआन इस बारे में सोचने के लिए अपना समय ले सकता था। उसे इसके विकास पथ को तय करने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी,
क्योंकि रेड थॉर्न का कायापलट तब पूरा होगा जब यह विल पावर रून के साथ मिलकर फैंटेसी ब्रीड बन जाएगा। इसलिए जब रेड थॉर्न 7 दिनों तक ज्ञान प्राप्त कर रहा था, तो वह अपनी स्वयं की युद्ध प्रणाली के आधार पर कुछ सावधानीपूर्वक विचार विमर्श कर सकता था। रेडियंस फेडरेशन के सर्वोच्च शाही दरबार में एक विशाल पत्थर की मेज के बगल में 13 कुर्सियां रखी हुई थीं, जिन पर कई चिन्ह अंकित थे। प्रत्येक कुर्सी पर एक आकृति थी इस युग के सच्चे विशेषज्ञ। उन सभी में बहुत ताकत थी। अप्रत्याशित रूप से शाही दरबार में इस समय सन्नाटा था। पत्थर की मेज की मुख्य सीट पर एक बहुत ही दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी बैठा था, जो पीठ के बल झुका हुआ था। अंदर की रोशनी उसके चेहरे पर नहीं पड़ रही थी। हालांकि बूढ़े आदमी के लिए बाकी 12 लोगों का सम्मान महसूस किया जा सकता था। चंद्र महारानी शाही दरबार के बाईं ओर पंक्ति में दूसरी कुर्सी पर बैठी थीं। बाईं ओर की सीट पर एक पूरी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, जो सिकुड़ी हुई आंखों से उनकी ओर देख रहा था। दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर एक व्यक्ति बांस पकड़े हुए था। उसकी आंखों से अज्ञात अर्थ बह रहा था। जो व्यक्ति चंद्र महारानी को देखता रहा, वह रेडियंस फेडरेशन के 3 क्लास 5 क्रिएशन मास्टर्स में सबसे बूढ़ा शेफ सुप्रीम था। हालांकि चंद्र महारानी बांस सम्राट को देख रही थी। स्पष्ट रूप से वे तीनों आपस में बातचीत कर रहे थे। काले घूंघट वाले स्पिरिट गार्ड्स का मुख्य रक्षक चंद्र महारानी के सामने बैठा था। आड़ू के फूल जैसी आंखों और मुस्कुराते चेहरे वाला एक आदमी चंद्र महारानी के सामने बैठा था। साथ ही काले कवच पहने एक क्रोधित कठोर आदमी भी बैठा था। अगर लिन युआन इन दो लोगों को देख पाता, तो वह निश्चित रूप से उनमें से एक को पहचान लेता, जिसका नाम आयरन प्रिजन था। उसने अपने मालिक को लगभग मजबूर कर दिया था कि वह कोई कदम उठाए। दूसरा कोई और नहीं, बल्कि मुस्कुराते चेहरे वाला वही आदमी था जो आखिरी क्षण में आया था और जिसने चंद्र महारानी को अपना काम रोकने पर मजबूर कर दिया था। शेफ सुप्रीम, मून एम्प्रेस, बैम्बू मोनार्क, चीफ गार्ड, ये आयरन प्रिजनर मुस्कुराते चेहरे वाले व्यक्ति के अलावा वहां अलग अलग शक्ल सूरत वाले 6 अन्य व्यक्ति भी थे। 12 सीटों की 2 पंक्तियों में केवल 2 महिलाएं थीं। उनमें से एक चंद्र साम्राज्य ही थी, जबकि दूसरी आत्मा रक्षकों की मुख्य रक्षक थी। इस समय माहौल कुछ अजीब सा था। भीड़ एक दूसरे को देख रही थी और केवल मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला आदमी मेज पर उंगली से दस्तक दे रहा था, जैसे वह किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। एक बहुत ही कोमल आवाज सुनाई दी। कोई भी इस आवाज की उम्र का अंदाजा नहीं लगा सका, लेकिन यह बहुत ही शांत थी और इसमें एक अवर्णनीय वजन था। यह आवाज उस बूढ़े आदमी की थी जो मुख्य सीट पर कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। मुझे बताओ कि तुम लोग इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हो? 12 आवाजों ने उत्तर दिया। हाँ, और सबसे पहले बोलने वाला कठोर आयरन प्रिजन था।